दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग आर्यवर। जैसा आप जानते हैं लूसेंट सीरीज़ में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। जो पॉलिटी चल रहा है लूसेंट सीरीज़ में पेज नंबर 239 आप लोग खोल लीजिएगा और हम लोग इसके ऊपर तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, उसके ऊपर समता का अधिकार सब हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 इसके आगे तक पढ़ना है और ये हम लोग पढ़ते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जिसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे क्या चीज़ का, तो ये हमारा तरंग शुरुआत करेंगे फिजिक्स में, जो है कि इसको आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पॉलिटी। चलिए देखते हैं हम लोग। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, बलात् मतलब जबरदस्ती श्रम मेहनत करवाना, इस पर निषेध है, क्या है, प्रतिषेध रखा गया है। ये अनुच्छेद हमारा 23 में आता है, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, जिसमें से 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार कराना और बलात् श्रम पर प्रतिषेध रखा गया है अनुच्छेद 23 में, है ना। किसी भी चीज़ का शोषण नहीं कर सकते हैं। बलात् श्रम मतलब बच्चों का जो शोषण किया जाता है, बच्चों का मेहनत करवाया जाता है, श्रम कराया जाता है और मानव के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके लिए अनुच्छेद 23 रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 को हम लोग देख लिए हैं और कह रहा है, देखिए 23 के 1 क्या कह रहा है, इसमें भी 23 का 2 है, 23 का 1 है और बस 2 को है ना। तो देखिए, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध किया जाएगा, है ना। तो यही हमारा जो लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री है, किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री किया जाए, उसका बेगारी मतलब कि उस पर खर्चा और उसके तथा प्रकार के अन्य ज़बरदस्ती उसको किया जाए, उसके साथ श्रम मेहनत करवाया जाए, ये सब जो है हमारा अनुच्छेद 23 का 1 में, जो आप समझ सकते हैं अनुच्छेद 23 का 1 क्या है, हाँ वही। तो ये जो है श्रम निषेध ठहराया गया 23 का 1 में, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय क्या है, अपराध है। अनुच्छेद 23 का 2 क्या कह रहा है कि इसके अनुसार राज्य सार्वजनिक हित में, जैसे सैन्य सेवा या फिर सामाजिक सेवा के लिए जबरन सेवा में लगा सकता है। देख लीजिए, ज़बरदस्ती सेवा करवा सकता है आपसे, सरकार चाहेगा तो आपसे क्या करवा सकता है, ज़बरदस्ती सेवा करवा सकता है। किस लिए, सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, सैन्य सेवा के लिए। इसमें आप ये नहीं बोलिएगा कि मेरा मौलिक अधिकार हम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। 23 का 2 में ऐसा लिखा गया है कि सार्वजनिक हित के लिए, जैसे सेना के सेवा देने के लिए, सामाजिक सेवा के लिए अपन को जबरन सेवा लगा सकता है सरकार। लेकिन ऐसी अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इसको देना है उसको नहीं देना है, सबको चलना है। मान के चलिए अभी आक्रमण हो जाए और सेना कम पड़ जाए, तो सेना कम पड़ जाएगा तो भारत के नौजवानों को बुलाएगा सरकार की, आइए, ज़बरदस्ती बुलाएगा, नहीं आइएगा तो, और सेवा देना है आपको, हेल्प देना है ना। तो यही हमारा कहलाता है। उसमें मत कहिए कि हम इस धर्म का है, मूल जाति का हम कहे जाएंगे, सबको जाना है जो भी इंडियन है। तो ये 23 का 2 में लिखा गया है और 23 का 1 में क्या लिखा था, वही बेगारी, खरीद बिक्री जो है, ज़बरदस्ती किसी से मेहनत करवाना, वो सब 23 का 1 में है और 23 का 2 में है यही जो हम लोग देखे थे अभी, जो सेवा में लगा सकता है सरकार, है ना। चलिए, तो ये सब मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। 23 में ये था, उसका तोड़ है 23 का 2। अब देखिए 24 में देखते हैं क्या है। 24 में मतलब बलात्, मतलब बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। देखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु वाले जितना बच्चे होते हैं, कारखाना या फिर जो भी खान होते हैं, उसमें अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसे, 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 साल से कम बच्चों को कारखाना में, खान में यानी अन्य किसी जोखिम भरा काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 24 में लिखा है। बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है, नियोजन का प्रतिषेध है अनुच्छेद 24 में। 23 में क्या था, वही मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, जबरदस्ती, बलात् मतलब जबरदस्ती श्रम मेहनत करवाना, ये जो हो गया हमारा। तो 23 का 1 में था और उसके अपोजिट में 23 का 2, आपसे मेहनत करवा सकता है सरकार, 23 के 2 में लिखा गया, ऐसा करके उसका अपवाद हो गया 23 का 2। और अनुच्छेद 24 हमारा बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को क्या कर सकते हैं, कारखाना में मेहनत वाला काम नहीं करवा सकते हैं, जोखिम वाला काम नहीं करवा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा हमारा 23 और 24 जो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28। धर्म से लिए के सबको स्वतंत्रता दिया जाता है, आपको पता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए धर्म के लिए स्वतंत्रता दिया गया है अलग अलग। कैसा है स्वतंत्रता, हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए,
अनुच्छेद 25 क्या कहता है, 25 से 28 तक है, तो 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण मतलब आपके अंदर से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और मानने के बाद उसका प्रचार भी करने का स्वतंत्रता है। मानिए, उसका प्रचार करिए, ठीक है, उसका आचरण रखिए, जो करना है करिए, जिस धर्म को मानते हैं। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 25 में लिखा है कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किस में लिखा है, 25 में लिखा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, यही बात जो बोल रहा है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 में लिखा गया है, 25 में लिखा गया है, 25 में लिखा गया है। 26 में देखिए क्या कह रहा है, धार्मिक जो कार्य है, धार्मिक कार्य जो होता है, पूजा स्थल वाला जो हो गया, मंदिर वाला जो हो गया, धार्मिक कार्य, उसके प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता रखा गया अनुच्छेद 26 में। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना और पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। ये सब भी उसको मिलेगा धर्म के लिए, है ना। धर्म के लिए जो कार्य हो रहा है उसके लिए क्या करेगा, धर्म के लिए जो उसका संस्था खोला जा रहा है उसका स्थापना पोषण करने के लिए सरकार उसको क्या देगा, प्रशासन देगा उसको, है ना। संपत्ति का अर्जन, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने के लिए उसको देगा। तो ये सब स्वतंत्रता दे रहा है कौन, आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में कह रहा है कि उसको धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है ना। 27 में क्या कह रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। कर मतलब टैक्स, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। मतलब राज्य टैक्स के लिए बाध्य नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय, जिसके इनकम किसी विशेष धर्म या फिर धार्मिक संप्रदाय को उन्नत करने के लिए, पोषण करने के लिए, व्यय मतलब खर्च करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दिया है। मान लीजिए मेरा पैसा 10 करोड़ कमा रहे हैं हम, अब उस पैसा को हम धर्म में लगाना चाहते हैं। किस में लगाना चाहते हैं, धर्म और धार्मिक संप्रदाय में। तो उसके लिए 10 करोड़ पे वो टैक्स नहीं लेगा। कौन, सरकार टैक्स लेता है ना, तो टैक्स सरकार नहीं लेगा, ऐसा इसमें कहा गया अनुच्छेद 27 में कि धार्मिक संप्रदाय या धर्म के लिए वो टैक्स नहीं देगा, है ना। पोषण व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दिया गया है। तो 27 में संपत्ति कर में टैक्स नहीं देना, ऐसा समझ सकते हैं। 27 में क्या है, संपत्ति कर में टैक्स नहीं देना है। 26 में है धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य पर आपको प्रबंध है, उसकी स्वतंत्रता है धार्मिक कार्य के लिए, ठीक ना। जिसमें हम लोग देखे थे, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था स्थापना पोषण के लिए क्या कर सकता है, स्वामित्व और प्रशासन, ये सब अधिकार स्वतंत्रता मिल जाता है। और 27 में हमारा संपत्ति का टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 28, 25 से 28 तक था, 28 लास्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 28 में कह रहा है ना कि राज्य जो है विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि मेरा सरकारी स्कूल है, अब वहाँ पे हम बोलेंगे कि धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे अपना, ये वो, वहाँ पे ईसाई बच्चा भी आया है, मुस्लिम बच्चा भी आया है, उसके क्या हो जाएगा, उसको ठेस पहुँचेगा। तो इसके लिए रखा गया है कि कोई भी शिक्षा संस्था धर्म के लिए वो अपना प्रवचन नहीं देगा किसी भी सरकारी स्कूल में। ऐसे शिक्षक संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या फिर किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य भी नहीं कर सकता है। अगर वो चाहे तो ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए चाहेगा तो बोलेगा कि नहीं, आप इस धर्म में मत भाग लीजिए, आप मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस सब वो क्या कर सकता है, तो बाध्य नहीं कर सकता है। उसको धर्म उपदेश देने पर बलात्कार भाग नहीं, मतलब जो कर सकता है आप करिए, आपका मर्जी है। लेकिन शिक्षा संस्थान में आपको स्पेशल धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगा, किसी अलग एक धर्म का, है ना, ये कहना चाह रहा है। तो अनुच्छेद 28 में हम लोग क्या देख लिए कि शिक्षा संस्थान में धार्मिक उपदेश नहीं दिया जाएगा। और क्या कह रहा है कि ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने पे भी नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो हमारा 28 देख लिए। तो अनुच्छेद 28 में था हम लोग
शिक्षक संस्थानों में भाषण नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये सब तो हमारा देख लिए थे किस में था, तो ये सब हमारा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखिए 29-30 हमारा जो है बहुत स्पेशल है, ये जो आपका संस्कृति है और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो मान के चलिए आपके संस्कृति है, कैसा संस्कृति है उस हिसाब से आपका शिक्षा संबंधी अधिकार भी आपको दिया जाएगा। ये किस में है, तो 29-30 में देखिए 29 में कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक में कौन आते हैं, मुस्लिम वर्ग होते हैं, सिख हो गया, ये सब जो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदू अल्पसंख्यक में नहीं आता है, खासकर भारत में। देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि या फिर संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा और जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ऐसा 29 में कहा गया है कि भाषा, जाति, धर्म, कोई भी जो है अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण किया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाएगा। इसमें भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर क्या किया जाएगा, तो रोका नहीं जाएगा सरकारी शिक्षण संस्थान में। ये 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों हितों का संरक्षण किस में है, अनुच्छेद 29 में है। वर्तमान में 6 समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं। सबसे पहला तो मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और जैन है। ये सब अल्पसंख्यक वर्ग की दर्जा में आते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को सुनिश्चित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम था उसकी शुरुआत किया गया था, है ना। अल्पसंख्यक के लिए 2005 में क्या किया गया था, 15 सूत्रीय प्रधानमंत्री का जो है कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 30 में देखते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें भी अल्पसंख्यकों के लिए ही है, 29-30 में दोनों अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन 29 में था कि अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण किया जाएगा, जो कि जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोकना चाहिए और कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि को सुरक्षित रख सकता है। 29 में कहा गया था। 30 में क्या कहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक में जो भी हम लोग ऊपर देखे थे जाति, वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था भी चला सकता है। जैसा उसका संस्कृति है उस हिसाब से अपना शैक्षणिक संस्था भी चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं करेगी। अनुदान मतलब दान, सरकार उसको दान देगी और दान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी कि उसको नहीं देंगे, उसको देंगे, उसको देंगे, उसको नहीं देंगे, ऐसे करके सबको देगी, है ना। सरकार अनुदान देगी। इसलिए आप देखते हैं मदरसा जो है ये मुस्लिमों का है ना, और उसके लिए सरकार क्या देता है, तो अनुदान देता है, मतलब दान देता है। तो ये सब जो है इसी के अनुच्छेद 30 में ऐसा लिखा गया है ना। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग को क्या दिया जाएगा, तो शैक्षिक संस्था चला सकता है, ऐसा कहा गया है और सरकार उसको अनुदान देगी। अनुच्छेद 30 में कहा है कोई भी शैक्षिक संस्था चला सकता है अल्पसंख्यक वर्ग, और 29 में कहा गया कि उनकी रक्षा की जाएगी, सुरक्षित रखा जाएगा उनको, और उसको प्रवेश से निषेध नहीं किया जाएगा। शैक्षिक संस्था में प्रवेश से क्या किया जाएगा, उसको नहीं रोका जाएगा। 29 में था। तो 29-30 हमारा अल्पसंख्यकों के लिए ही स्पेशल है, याद रखिएगा, है ना। 29-30 किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक भाषा की सुरक्षित रखा जाएगा, संस्कृति को और जाति धर्म के आधार पर उसको किसी भी प्रवेश नहीं रोका जाएगा। और 30 में कहा गया था कि वही हमारा जो है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था खोल सकता है। तो आर्टिकल 30 में क्या है, शैक्षणिक संस्था खोल सकता है अल्पसंख्यक। तो ये दो तो याद हो गया होगा, आशा करते हैं आपको, ये दोनों 29-30। और हमारा जो है 25 से 28 तक क्या था, तो स्वतंत्रता से लेकर था। इसमें स्वतंत्रता से लेकर है, इसमें अधिकार से लेकर है, संरक्षण है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण है 29-30 में। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 से 35 के बीच में आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक आता है। 31 तो हम लोग जानते ही हैं, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, 300 का में डाल दिया गया था 12वां संशोधन द्वारा, 12वां भाग 12 में, है ना। तो ये देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 32 का एक पहले देखते हैं। तो नागरिकों को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने, देखिए इसको जूम करके थोड़ा पढ़ा जाए। नागरिकों को मौलिक अधिकार को
प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार की गारंटी करता है। 5 तरह के समादेश जो है रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। ये 32 में डाला गया है, अनुच्छेद 32 का 1 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोग पहले पढ़े होंगे, 5 गो रिट है। रिट कब है? 5 गो रिट है। और ये रिट किस लिए है? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए, उसको सही दिशा में जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित कराने का अधिकार की गारंटी करता है। ये उसको नागरिकों को मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए जो बनाया गया था आर्टिकल 32 का 1, और इसमें 5 गो रिट रखा गया है। 5 गो रिट क्या क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये 5 गो रिट किस में आएगा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आएगा, 32 से 35 के बीच में, जो कि 32 अभी हम लोग देख रहे हैं। और ये 32 का 1 में ही ये 5 रिट है। ये 32 का 1 में ही 5 रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? जिसको हैबस कार्पस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कार्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष करना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। प्रत्यक्ष मतलब सामने, हैबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस। परमादेश मैंडमस, प्रतिषेध हमारा हो जाएगा प्रोहाइबिशन। तो प्रतिषेध तो मिलता जुलता है प्रोहाइबिशन, प्रतिषेध। उत्प्रेषण हमारा हो जाएगा सर्सियरी। क्या हो जाएगा? सर्सियरी। उत्प्रेषण सर्सियरी हो जाएगा। उत्प्रेषण क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण हमारा हो जाएगा सर्सियरी। और अधिकार परीक्षा को वारंटो। देखिए ये 5 वाला तो याद है, और हमारा प्रतिषेध वाला याद है। मैंडमस भी याद है, परमादेश मैंडमस कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम लोग बोलते हैं हैबस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? हैबस कॉर्पस। को वारंटो को बोलते हैं अधिकार परीक्षा, और उत्प्रेषण को बोलते हैं टर्सियरी। एक हमको यही थोड़ा दिक्कत है, इसको याद करिएगा। उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्सियरी। क्या बोलते हैं? सर्सियरी। प्रेस करना जाता है ना, प्रेस किया जाएगा। प्रेस तो कैसे किया जाएगा? सर किया जाएगा, सर्सियरी, है ना। तो उत्प्रेषण का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेस मतलब सर्सियरी, सरसराहट करके इसको प्रेस करते हैं। उत्प्रेषण का इंग्लिश हम समझाने के लिए बस याद करवा रहे हैं, सर्सियरी। चलिए देखिए, पहला है उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के 2 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकार जो है, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 32 का 2 है, आर्टिकल 32 का 2। और 32 का 1 में है रीट, उसको परिवर्तित कराएगा सुप्रीम कोर्ट। ये कहा गया है 32 के 2 में। किसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 32 का 2 जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब 5 हम लोग स्पेशल पढ़ते हैं, क्या काम में आता है, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें मतलब बंदी मतलब हो गया जो पकड़ा जाता है, बंदी बनाया जाता है। तो देखिए उसको प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने दिखाया जाएगा। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है ना, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, ठीक है ना। और उसे अवैध रूप से अगर बंदी बनाया गया है तो वह प्रार्थना पर जारी किया जाएगा, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाएगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारणों पर विचार भी कर सकेगा। मान के चलिए आपको पुलिस पकड़ लिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि हमको गलत तरीके से पकड़ लिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप फटाक से जाके सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दीजिए कि हमको इस तरह से गलती से पकड़ा है ये। तो सुप्रीम कोर्ट फटाक से उस अधिकारी को क्या करेगा? आदेश देगा कि जल्दी पेश करिए मेरे सामने, क्या बात है, हम देखेंगे, तब आपको आगे बढ़ाने कार्रवाई करने के लिए इजाज़त देंगे। तो ये फटाक से बंदी प्रत्यक्षीकरण इसी को कहता है। यही इसका अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया हमारा कि आपके पास शरीर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपके पास शरीर है, ये हमारा इसका अर्थ होता है, आपके पास शरीर है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष मतलब सामने, आपके पास क्या है? शरीर है। तो आप आशा करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आप समझ गए होंगे। इसमें न्यायालय क्या करता है, तो उसको अथी देता है, ऑर्डर देता है कि आप जल्दी हमको पेश करिए, क्या बात है। क्यों? कि न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देगा। क्यों?
तो यह समझता है कि उससे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है अपराधी को, है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सामने दिखाना रहता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। जब बोलेगा तब, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परमा आदेश मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बंदी प्रत्यक्षीकरण के इंग्लिश में क्या देखे थे हम लोग, बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या देखे थे हम लोग? हैबेस कार्पस। क्या देखे थे? हैबेस कार्पस। परमादेश का क्या हुआ तो परमादेश का हो जाएगा मैंडेमस। क्या हो जाएगा? मैंडेमस। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं। परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं। परम आदेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह ही नहीं कर रहा है। कोई अधिकारी बोलेगा हाँ हम नहीं करेंगे ये काम, तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करवा जा सकता है, ठीक ना। तो इस एक तो आज्ञा पत्र ले जाके हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में भी। तो अगर हाई कोर्ट वाला कोई अधिकारी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। नीचे वाला अधिकारी है सिविल कोर्ट वाला, तो उससे नीचे मतलब जो भी पोस्ट है, दरोगा वरोगा ये सब जो भी है, इसके लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जा सकता है। इसका मतलब यही हो गया कि हम आदेश दे रहे हैं। अब देखिए प्रतिषेध लेख को, प्रतिषेध लेख क्या होता है? प्रतिषेध लेख का इंग्लिश भूल गए। देखिए प्रोहाइबिशन क्या होता है? प्रतिषेध लेख, प्रोहाइबिशन। प्रतिषेध लेख का इंग्लिश हमारा हो जाएगा प्रोहाइबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या फिर सूचना देना, मतलब कि ऊपर भेजना। प्रमाणित, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना, उत्प्रेषण ऊपर भेजना, है ना, ऊपर भेजना। मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ हो गया प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। देखिए इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है, मतलब ऊंचा वाला न्यायालय नीचे वाला न्यायालय को यह आदेश देगा कि वे अपने पास लंबित मुकदमा के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। मतलब वरिष्ठ मतलब ऊपर के न्यायालय को भेजे। अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि अपने निचला स्तर कौन हो गया? हाई कोर्ट को, कि आप जो ये वाला केस है इसको हमको भेजिए। तो वो न्यायालय हाई कोर्ट भेज देगा किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अगर कब भेजेगा? जाके बोलना पड़ेगा कि सर मैं सुप्रीम कोर्ट जाके बोलना पड़ेगा कि मेरा केस ये हो गया है, वही ठीक से नहीं किया जा रहा है काम। तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आदेश देगा कि ठीक है हम अपने पास बुलाते हैं, डायरेक्ट हम उसको देखेंगे। तो ऐसा है ऊपर भेजना, जिसका मतलब हो गया। लेकिन शाब्दिक अर्थ हो गया प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। तो आप पर सूचना दीजिएगा, प्रमाणित होइएगा, प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण का अर्थ हो गया, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। तो ये सूचना दे रहा है किसको? अपने अधीनस्थ न्यायालय को सूचना दे रहा है। वरिष्ठ न्यायालय किसको दे रहा है सूचना? अधीनस्थ न्यायालय को। परमादेश मतलब आदेश दे रहा है ना, रोकना। और उत्प्रेषण मतलब हो गया रोकना। क्या हो जाएगा? रोकना। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हो गया रोक गया, है ना। तो प्रतिषेध लेख हम लोग नहीं देखे थे क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है, और इस मामले के अन्य अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। माफ़ करिएगा ये छूट गया था, है ना। तो परमादेश तक हम लोग देखे थे, प्रतिषेध हम लोग नहीं देखे थे। प्रतिषेध लेख का हो जाएगा हमारा उत्प्रेषण का तो हमारा हो जाएगा, प्रतिषेध लेख का हो जाएगा प्रोहाइबिशन। उत्प्रेषण का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेषण का हो जाएगा, अरे यार अच्छा यही तो याद करवाए थे ना, प्रेषण, उत्प्रेषण। देखिए ट्रिक कोई काम नहीं करता है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। उत्प्रेषण का होता है क्या? सरसियरी। उत्प्रेषण का क्या होता है? सरसियरी। देखिए उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ हो गया सरसियरी, अधिकार परीक्षा को वारंटो। तो हम लोग देख रहे थे प्रतिषेध लेख, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध मतलब रोक देना, प्रतिषेध मतलब रोक देना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों के जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे वो, क्योंकि वह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये प्रतिषेध मतलब रोक देना है। प्रतिषेध रोक देता है कि आप नीचे वाला, ऊपर वाला जो कोर्ट है नीचे वाला कोर्ट को क्या कर सकता है? रोक देता है कि आपका हाथ में ये नहीं है, आप हमको भेजिए, ये मेरा काम है। तो ये रोक देता है। रोकना किसका काम है? तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट निचला न्यायालय को रोक सकता है, प्रतिषेध कर सकता है। परमादेश मतलब कि आदेश दे सकता है।
अधिकारियों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि क्या देखे थे, किस अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, जिसके लिए आपको वो बोलेगा कि सर हमको बंदी बनाया गया है, और न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देगा कि वो जल्दी में पेश करिए मेरे सामने, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। उत्प्रेषण हम लोग देख लिए थे। प्रमाणित होने या सूचना देना, इसका द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। तो उत्प्रेषण जो है ना, प्रतिषेध लेख एक ही जैसा है। तो यहाँ पे लेकिन प्रतिषेध लेख डायरेक्ट फट से पहले रोकेगा कि आप रोकिए, आपका काम न है, ये ऊपर वाला का काम है, तो आप ये वाला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, आप ऊपर वाला को भेज दीजिए, तो ये प्रतिषेध में हो जाएगा। और उत्प्रेषण हो रहा है कि आप क्या बोलिएगा, तो आपके पास जो लंबित मुकदमा है वो न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दीजिए। तो उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेज देना, अपने से ऊपर वाला को पोस्ट पर भेज देना, मतलब सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को भेज देना। तो ऐसे निर्णय ये जो था उत्प्रेषण में आता है। इसका मतलब हो गया, शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, प्रमाणित होना या सूचना देना। सूचना देगा कि ऊपर भेज दीजिए, है ना। अधिकार परीक्षा लेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका रूप में कार्य करने को उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश पर उसको रोक सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसका अधिकार में नहीं है ये काम करना, है ना, उसके अधिकार में नहीं है, वैसे अधिकारी, सरकारी अधिकारी जो है उसके अधिकार में नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश पर क्या कर सकता है, के द्वारा उस व्यक्ति को पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता, वो कार्य को रोक देना, उसको रोक देना पड़ेगा, है ना। तो ये होता है को वारंटो, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप कर रहे हैं बताइए। सही बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो उसको काम को रोक दिया जाएगा। उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेज देना है, प्रतिषेध मतलब रोक देना है, रोक के ऊपर भेजिए जल्दी से। परमादेश मतलब आदेश दिया निचले अधिकारी को। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, बंदी प्रत्यक्ष सामने प्रस्तुत करिए, बोलने पे सामने प्रस्तुत करना रहता है। आशा करते हैं अच्छा से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली, और यहाँ थोड़ा सा है थोड़ा पिंक कलर में, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना पॉलिटी, है ना। तो दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली कह रहा है क्षमा। क्षमा मतलब होता है पार्डन इंग्लिश में। क्षमा मतलब कि पूर्णतः माफ़ कर देना, क्षमा कर दिए, चलिए आपको पूर्णतः माफ़ कर दिए, नहीं बोलता है चलिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, पूर्णतः माफ़ कर दिए। इसका तकनीकी मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। क्षमा का मतलब अगर देखा जाए ना, क्षमा का मतलब कि अपराध नहीं है। साइंटिफिक हिसाब से देखा जाए, तकनीकी हिसाब से कोई भी अपराध है उसके लिए सज़ा है ही है, भले वो जिंदा रहे चाहे मर जाए, उसको भोगना ही भोगना है। क्षमा अगर दे दिया गया तो समझिए कि यह अपराध ही नहीं था, वो अपराध नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसको दोषी, उसको तो झेलना ही है, वो उसको झेलना ही है अगर दोषी। तो क्षमा का मतलब हो गया कि अपराध हुआ है, तकनीकी तरह से अपराध ही नहीं हुआ है, पूर्णतः माफ़ कर देना क्षमा का मतलब हो गया। लघुकरण मतलब, लघु मतलब क्या होता है, छोटा होता है, लघुकरण मतलब छोटा करना। कम्यूटेशन, इसका इंग्लिश हो गया कम्यूटेशन, लघुकरण। तो सज़ा की प्रकृति को बदल देना, जैसे कि मृत्यु दंड है कि मार दीजिए उसको, अब मृत्यु दंड की जगह पे आप कठोर कारावास दे सकते हैं, मतलब ज़िंदगी भर आपको मारेंगे नहीं, चलिए आपको जिंदे रखेंगे, लेकिन आपको जेल में कठोर कारावास दिया जाएगा। तो ये लघुकरण किया गया। आतंकवादियों को छोटा करके क्या कर दिया गया, मान के चलिए उसको मृत्युदंड न देके कारावास दिया गया, तो ये लघुकरण, सज़ा को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। परिहार, परिहार मतलब होता है रेमिशन, इंग्लिश में क्या होता है, रेमिशन। देखिए परिहार का मतलब, तो सज़ा की अवधि को बदलना, सज़ा की जो टाइम है, टाइम उसको बदलना, जैसे कि 2 साल की कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। ये सब ज़्यादातर कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्य में होगा तो राज्यपाल कर सकते हैं। 2 साल के कारावास को 1 साल कर किया जाता है। किस कौन सा नाम, क्या नाम है उसका, तो परिहार नाम है। क्या नाम है, परिहार। विराम मतलब क्या होता है, विराम मतलब को पता हो ना, विराम मतलब विराम लगा दीजिए, विराम लगा दीजिए, है ना, रोक लगा दीजिए। तो देखिए विशेष परिस्थिति की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता हो गया, क्या होगा, शरीर का अपंगता मतलब टेढ़ा ओढ़ा कुछ भी हो गया, दोष हो गया। महिलाओं की गर्भ अवस्था आ गया, उस समय मान के चलिए कोई अपराधी महिला है, उसका गर्भावस्था आ गया, तो उस समय के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, सज़ा को कम किया जाता है और उस पर विराम लगाया जाता है कुछ समय के लिए। शारीरिक अपंगता को लेकर या फिर महिलाओं की गर्भावस्था के लिए उस पर विराम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, विराम लगाया जाता है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रविलंबन मतलब क्या होता है,
तो किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे कि फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा, तो उसको बोलता है प्रविलंबन। लंबन मतलब कुछ समय के लिए प्रविलंब कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो ये हमारा विराम भी हो गया, विराम तो हो जाएगा, सज़ा को कम किया जाएगा, और महिलाओं की गर्भावस्था के कारण और शारीरिक अपंगता के कारण विराम कर दिया। विराम मतलब कुछ समय के लिए रोका जाएगा उसको, ठीक है ना। अब प्रविलंबन भी होता है कि कुछ समय के लिए रोक देना। फांसी की सज़ा है वो तो होबे ही करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाएगा, विराम। और हमारा सबसे इसमें जो है, जो नहीं समझ में आएगा, वो है परिहार। परिहार का मतलब हो गया कि 2 वर्ष का काम को 1 वर्ष कर दिया गया। परिहार क्या कर दिया गया? परिहार। 2 वर्ष के काम को 1 वर्ष कर दिया गया। मौलिक अधिकारों के कह रहा है, मौलिक अधिकारों के अपवाद अनुच्छेद 33 और 34 ये अपवाद है। अच्छा, अनुच्छेद 33 34 इसको आगे पढ़ने को मिलेगा। 33 में क्या है, तो इसमें 33 संविधान के 3 का भाग अपवाद है। चलिए ये सब यहाँ तक तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक कल से पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग को क्या शुरू करना है दोस्तों, तब लोग हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में हम लोग को तरंग पढ़ना है। थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है, थोड़ा मैनेज करिएगा। देखिए फिजिक्स में हम लोग देखते हैं पेज नंबर 292, तरंग से शुरुआत करना है। इसके ऊपर तक नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो में पढ़ लीजिएगा, पीछे सब लगातार से चलते आ रहे हैं, हम लोग लूसेंट का पढ़ते आ रहे हैं। तो तरंग होता क्या है, देखिए तरंगों का मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। वेव जो है, वेव इसको 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला तो है यांत्रिक तरंगे, जो मैकेनिकल वेव होता है, यांत्रिक तरंगे। दूसरा होता है अयांत्रिक तरंगे, जो नॉन मैकेनिकल वेव होता है। पहला यांत्रिक, दूसरा अयांत्रिक। अब देखिए यांत्रिक अयांत्रिक कैसे कैसे क्या है। तो यांत्रिक तरंगे भी न है ना, ये भी 2 भाग में बटा है यांत्रिक तरंगा। एगो अनुदैर्ध्य वाला, एगो अनुप्रस्थ वाला। अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुदैर्ध्य जो है ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे खड़ा खड़ा। अनुदैर्ध्य ऐसे ऐसे चलता है। अनुप्रस्थ वाला कैसे चलता है, अनुप्रस्थ वाला ऐसे ऐसे चलता है। कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, लहर जैसा। तो देखिए यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जो किसी पदार्थिक माध्यम, चाहे वो ठोस द्रव्य या गैस हो, उसमें संचरित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः कितना भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है यांत्रिक तरंगों को, है ना। अनुदैर्ध्य तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक ना। लॉन्गिट्यूडनल लंबा लंबा ऐसे 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 ऐसे, और जो है अनुप्रस्थ वाला ऐसे 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 ट्रांसवर्स हो रहा है ना। तो हम लोग ये सब यांत्रिक तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ कैसा है, यांत्रिक तरंगे है। उसके बाद हम लोग अयांत्रिक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग यांत्रिक जो है उसमें 2 पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग अयांत्रिक पढ़ेंगे। तो चलिए अनुदैर्ध्य तरंगे कह रहा है। देखिए जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या फिर समानांतर होती है, वही समानांतर ऐसे ऐसे कंपन करती है, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। ध्वनि जाता है ना, ध्वनि, तो ध्वनि ऐसे ही जाता है, खड़ा खड़ा। आपको याद हो, देखे होंगे आप लोग, खड़ा खड़ा ही रहता है ध्वनि, है ना। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। ध्रुवण मतलब क्या होता है, एक जगह फोकस। अब यहाँ से ध्वनि बजाएंगे, खुला हवा है, तो बोलेंगे यहाँ तक सीधा जाना चाहिए, इधर नहीं सुनाई देना चाहिए, तो ऐसा होगा? ये तो सब जगह फैल जाएगा, चारों तरफ फैल रहा है ध्वनि। तो ये एक जगह ध्रुवित हो रहा है, ध्रुवित हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग कभी भी ध्रुवण नहीं करता है। कभी भी ध्रुवण करता है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं करता है। ध्वनि कभी भी ध्रुवण करेगा? नहीं करेगा, फैल जाएगा। अब देखिए वही प्रकाश, देखिए प्रकाश जो देखिए पहले पढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में क्या आता है, जब तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा ऐसे होगी, लंबवत। कैसे होगी? लंबवत होगी। तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। देखिएगा अनुप्रस्थ तरंग में आता है प्रकाश। प्रकाश ध्रुवण कर सकता है? हाँ, हम लोग प्रकाश को फोकस कर सकते हैं एक जगह पे। इधर फैलेगा? नहीं फैलेगा। सीधा हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो एक साइड फोकस होता है ना, फैलता है, इधर फैलता है, पीछे फैलता है, नहीं ना फैलता है, एक जगह फोकस होता है। तो ये हमारा ध्रुवित हो रहा है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवित हो सकता है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग ध्रुवित नहीं हो सकता है। समझ में आया ना। अब यहाँ तक तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को देखना है अयांत्रिक तरंग क्या होता है, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हैं। अयांत्रिक तरंगों को क्या बोल सकते हैं?
विद्युत चुम्बकीय तरंग भी बोल सकते हैं। यांत्रिक तरंग मतलब हम लोग देख ही लिए थे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो जिसमें हम लोग किसी भी चुंबक गुण का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, नेचुरली जो हो रहा था वो हमारा यांत्रिक हो गया। और अयांत्रिक में हम लोग क्या देख रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग हमारा क्या है, अयांत्रिक तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो अयांत्रिक तरंग है, इसमें कोई भी यंत्र नहीं है, अयांत्रिक है। क्या है, अयांत्रिक है। यांत्रिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको बोला जाता है अयांत्रिक तरंग को, विद्युत चुम्बकीय तरंग बोला जाता है। वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता है इसमें नहीं है, इसलिए किसी यंत्र की आवश्यकता है इसमें नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं इसको अयांत्रिक। विद्युत चुम्बकीय तरंग को पहुँचने के लिए मतलब कि संचरण गमन करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अर्थात तरंगे जो होते हैं निर्वात में भी वो संचरित हो सकते हैं। निर्वात मतलब बिना कहीं भी, हवा भी नहीं है, हवा मतलब वही तो कुछ माध्यम हो गया, तो वहाँ हवा भी नहीं है ना, वहाँ भी ये जो है अयांत्रिक तरंग है, मतलब बिना यंत्र वाला जो तरंग है, बिना माध्यम वाला तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसको कहा जाता है, वो भी पहुँच सकता है। लेकिन अगर प्रकाश का छोड़िए, ध्रुव देखिए, थी क्या बोल रहे थे, हाँ साउंड वाला जो हो गया ध्वनि तरंग है, ये हमारा जो है अनुदैर्ध्य होता है, जो कि ये जो है यांत्रिक तरंग में जो आता है उसको जाने के लिए हमको कोई ना कोई क्या चाहिए, माध्यम चाहिए ना जी। तो हमको माध्यम चाह रहा है तो इसको यांत्रिक बोल देते हैं। तो यांत्रिक में हमारा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आ गया, है ना। तो देखते हैं विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही वेग से चलती है जो प्रकाश की वेग के बराबर होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है किसकी बनी होती है दोस्तों, फोटोन की बनी होती है। फोटोन की बनी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य जो है वो परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य है परिसर 10⁻14 मीटर से कितना तक, 10⁻4। तो -14 में चल जाइए, फिर 10⁻4 तक चल जाइए। 10⁻4 मतलब कितना हो गया जी, 10⁻4 1 2 3 4 यान हो गया। 10⁻4 मतलब 10 पे 4 को 0, तो 1 लाख हो गया, है ना। अब पीछे माइनस में चमक चलिए, 14 को 0, समझिए। माफ़ कीजिएगा, 10,000 हुआ, क्योंकि 10 के पावर 1 मतलब होता है 10, 10 के पावर 2 मतलब होता है 100। तो यहाँ पे 2 मतलब 10, 1 पे 2 को 0, 2 को मतलब 10 के 2 0 मतलब, और 1 10 के पावर 3 का मतलब हो गया 1000। तो ये 3 1 को बैठ रहा है, ऐसा नहीं है कि 10 पे 3 बैठ रहा है, 3 को बैठ रहा है ना। तो हम लोग देखे थे 10 के पावर 4 का मतलब हो गया कि 1 पे 4 को 0, है ना। अब 10 पर -4 पर 1 पे 4 माइनस में 4 14 को 0। चलिए ये सब तो आगे की बात है। ये कह रहा है कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻14 से 10⁻14 4 मिनट तक होता है, मीटर तक होता है। और देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, यह उदासीन होती है। यह क्या होती है, यह उदासीन होती है। यह अनुप्रस्थ भी होती है। यह कैसी होती है, अनुप्रस्थ भी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। यह प्रकाश के वेग से क्या करती है, गमन करती है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसके पास क्या होती है, ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है ना। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिपादित किया गया है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा क्या किया गया है, तो प्रतिपादित किया गया। तरंग गति जिसको बोला जाता है वेव मोशन, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। किसी भी कारक के द्वारा कारक जो है उत्पन्न जो विक्षोभ है, किसी भी कारक के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग का गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं। विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। इसमें कंपन की कला देखिए, फेस ऑफ वाइब्रेशन,
कंपन जो कंपित होता है, तो आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी भी कण की किसी क्षण पर स्थित तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाए उसे उस क्षण का कंपन की कला कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा फिर से कि आवर्त गति में, आवर्त गति जो होता है कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थित तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण को कंपन की कला कहते हैं, है ना। अब देखिए कि निम्न तरंगे विद्युत चुम्बकीय जो है नहीं है, ये जो है निम्न तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कौन कौन सी नहीं है, कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा। ध्वनि तरंगे है विद्युत चुम्बकीय, ध्वनि तरंगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है नहीं है। तो इसमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो जिसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़े। ध्वनि तरंग में माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, जी हाँ पड़ती है। अल्फा किरण में पड़ती है, जी हाँ पड़ती है। तो जिसमें पड़ रही है वो हमारा विद्युत चुम्बकीय नहीं है, और जिसमें माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है वो हमारा विद्युत चुम्बकीय है। तो कैथोड में भी हम लोग को चाहता है कोई भी माध्यम, कैनाल में भी चाहता है माध्यम, बीटा किरण में भी माध्यम, और प्रस्रव्य तरंग इसमें भी माध्यम चाहिए, जिसके कारण ये हमारा विद्युत चुम्बकीय नहीं है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अपरगामी तरंग की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ एंटी नोड का निर्माण होता है, तथा जहाँ कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहाँ नोड का निर्माण होता है। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच को दूरी को λ/2 कहते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो एक पेज जो है वो छूट गया है। क्या हो गया, छूट गया है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। यहाँ तक ध्यान रखिएगा। वही बोल रहे कहाँ से आ गया वो टॉपिक उठ के। तो ये तरंग गति हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे कौन सी इसमें नहीं है, तो जिसमें माध्यम नहीं है। इन सबों में माध्यम है, इसीलिए ये चुंबकीय नहीं है। जिसमें माध्यम नहीं होता है वही हमारा विद्युत चुम्बकीय होता है ना। तो चलिए आगे फिर से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।